क्वेश्चन नंबर 133, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन कल्चर। हम सभी जानते हैं कि जो भारत की संस्कृति है उसमें अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। कुछ हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग थिंकिंग के लोग रहते हैं, फिर भी सभी में यूनिटी है। ठीक है, तो उससे कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो यही सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है इंडियन कल्चर का। तो ऑप्शन ए, विभिन्नता में एकता, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 134, ऋग्वैदिक पीपल इन्वोक्ड इंद्र फॉर। ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे वो इंद्र का आवाहन क्यों करते थे, इंद्र की पूजा किस लिए की जाती थी। ठीक है, जैसे अलग अलग देवता होते हैं, अलग अलग देवता की पूजा अलग अलग पर्पज़ से की जाती है। तो वैसे ही पूछा गया कि इंद्र की पूजा क्यों की जाती थी, किस पर्पज़ से की जाती थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन डी, मटीरियल कंफर्ट एंड विक्ट्री, यानी भौतिक सुविधाओं और विजय के लिए की जाती थी इंद्र की पूजा। नेक्स्ट 135, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा, यानी कि इनमें से कौन बुद्ध का समकालीन था। समकालीन का मतलब होता है कि जैसे मान लो, जैसे हम आज की बात करें 2018 में, ठीक है, आप कहीं पे इंडिया में रहते हो तो उसी सेम टाइम में 2018 में कोई पर्सन है जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है या अमेरिका में रहता है, तो वो आपका क्या हुआ, समकालीन, सेम टाइम में रहते हो। ठीक है, तो वैसे ही पूछा गया कि जब आपके बुद्धा थे उसी सेम टाइम में कौन इनमें से ऑप्शन में कौन था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 135 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बिंबिसार। तो ऑप्शन ए बिंबिसार, जो हरिंग वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, बिंबिसार। तो यहाँ जो टिक लगे हैं उन पर फोकस ना करें, जो मैं बता रहा हूँ वही करेक्ट आंसर है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पनियाल स्टडी कैप्सूल में। इसमें हम डिस्कस करें लेबर इंस्पेक्टर का टेस्ट जो हुआ है 25 नवंबर 2018, पोस्ट कोड 689। इसमें हम ऑलरेडी काफ़ी सारे सेक्शन डिस्कस कर चुके हैं। आज इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री सेक्शन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं उसी का। 136, विच ऑफ द फ्लोइंग गुप्ता रूरल वॉज नोन एज विक्रमादित्य। तो निम्न में से कौन गुप्त शासक का राजा था जिसे विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। तो 136 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त टू। तो चंद्रगुप्त टू को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट 137, उदयगिरी इज़ इन। तो उदयगिरी कहाँ पे पड़ता है। तो 137 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, उदयगिरी पड़ता है आपका उड़ीसा में, उड़ीसा स्टेट में पड़ता है उदयगिरी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। और उदयगिरी फेमस है अपनी गुफाओं के लिए, जिसमें टोटल 18 केव्स है और उसमें कटी हुई चट्टानें हैं। ठीक है, जो केव्स है वो कटी हुई है, पत्थरों की कटी हुई है, और किससे रिलेटेड है, रिलेटेड टू जैनिज्म और बुद्धिज़्म। नेक्स्ट 138, हर्षवर्धन जी थे, उन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी थी, एक्सेप्ट क्या क्या लिखा था, रत्नावली उन्होंने लिखा था। 138 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन सी, कदम्बरी। ठीक है, बाकी सभी उन्होंने लिखे, जो कदम्बरी थी वो बाणभट्ट ने लिखी है। ठीक है, जो उन्हीं के दरबार के एक कवि थे। ठीक है, रत्नावली, नागनंद और प्रियदर्शिका ये हर्षवर्धन लिखी है, बाकी कदम्बरी आपकी बाणभट्ट ने लिखी है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 139, विच चोला रूरल वॉज ऑल्सो नोन एज मदुरई कोंडा। तो कौन सा चोल शासक था जिसे मदुरई कोंडा के नाम से भी जाना जाता था। तो 139 का जो करेक्ट आंसर है, 139 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, परांतक वन। 139 का ऑप्शन बी, परांतक वन। परांतक वन को जाना जाता था मदुरई कोंडा के नाम से भी, जो चोल शासक थे। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 140, विच ऑफ द फ्लोइंग सिटीज़ वॉज नॉट फाउंडेड बाय फिरोज शाह तुगलक। तो इनमें से कौन सा शहर था जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। तो 140 का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन डी, 140 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, फिरोजपुर। 140 का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन डी, फिरोजपुर। एज पर ऑफिशियल आंसर की आंसर डी दिया है, बट एज पर माय ओपिनियन ये सारे के सारे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाए गए थे। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है। नेक्स्ट 141, द एक्सपोर्ट ऑफ स्लेव्स फ्रॉम इंडिया वॉज बैन बाय। तो भारत से गुलामों का निर्यात बाहर के लिए किसके द्वारा इस पर रोक लगाई गई थी। तो ये लगाई गई थी
फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो 141 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। उन्होंने दासों के लिए एक अलग से विभाग बनाया था जिसका नाम था दीवान बंदागान, और इनके पास लगभग 1,80,000 के करीब गुलाम थे, बहुत ज़्यादा गुलाम थे इनके पास। तो 141 का बी। नेक्स्ट 142, हमजानामा किस पर एक कृति थी? हमजानामा किस पर एक कृति है? 142 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी पेंटिंग। तो हमजानामा क्या है? एक पेंटिंग है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये बेसिकली क्या होती थी? एक पेंटिंग होती थी जिसमें एक पूरी स्टोरी बताई होती थी एक पेंटिंग के माध्यम से। तो उस टाइम तो कुछ और तो होता था नहीं, तो वो एक पेंटिंग के माध्यम से ही पूरी स्टोरी बताने की कोशिश करते थे, जिससे नाम दिया जाता था हमजानामा, ठीक है। नेक्स्ट 143, विच टैक्स लेविड ऑन द हिंदूज वॉज अपोज्ड बाय शिवाजी? तो हिंदू पर लगाए जाने वाला कौन सा कर था जिस पे शिवाजी ने विरोध किया था? तो वो था जजिया कर। 143 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है जजिया कर, ठीक है, जो गैर मुसलमानों पे यानी हिंदू पे धार्मिक कर लगता था। नेक्स्ट 144, द मुगल एम्परर टेकन प्रिजनर बाय नादिर शाह वॉज? तो नादिर शाह ने किस मुगल सम्राट को बंदी बनाया था? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 144 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को नादिर शाह के द्वारा बंदी बनाया गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है 144 का ए। नेक्स्ट 145, हु अज्यूम्ड लीडरशिप ऑफ सिख्स आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु गोविंद सिंह? गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के पश्चात सिखों का नेतृत्व किसने ग्रहण किया था? 145 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी बंदा बहादुर। तो गुरु गोविंद जी के बाद कौन थे? बंदा बहादुर, ठीक है। नेक्स्ट 146, ओवर विच रीजन द इंग्लिश डिड नॉट गेट दीवानी राइट इनिशियली? तो ऐसे कौन से राज थे, दीवानी राज थे, जहाँ पे शुरुआती दौर में इंग्लिश को अधिकार नहीं दिया गया था, दीवानी अधिकार नहीं दिया गया था, ठीक है। तो 146 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी डेक्कन, ठीक है। तो जो डेक्कन का प्लेस था, डेक्कन की साइड थी, उसमें अभी भी स्टार्टिंग में इंग्लिश को दीवानी अधिकार नहीं दिया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन डी डेक्कन इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 147 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या पूछा गया है? बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसके अधीन लाया गया था? कौन सी गवर्नर जनरल के अधीन था, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त? तो ये लाया गया था कॉर्नवालिस के टाइम में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, और ये लाया गया था 1793 में। डेट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसी में इंपॉर्टेंट रहता है कि रैयतवाड़ी सिस्टम जो लाया गया था 1820 में, और उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे? थॉमस मोनरो। और उसके बाद एक और आता है इंपॉर्टेंट, वो है आपका महालवाड़ी बंदोबस्त जो लाया गया था मैकेंजी के द्वारा, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट 148, देवबंद आंदोलन निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो इनमें से कौन सी श्रेणी के अंतर्गत देवबंद आंदोलन आता है? तो ये आता है पुनः जागरणवादी रेवलिस्ट के अंडर आता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 148 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 149, गांधी जी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट इन द ईयर? तो गांधी जी ने एशियाई जो पंजीकरण अधिनियम था उसका विरोध कौन से वर्ष किया था? तो 149 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 1906। ऑप्शन सी 1906 इसका करेक्ट आंसर है। तो इसके बारे में थोड़ा मोटा मोटा आपको बता देता हूँ कि इसमें बेसिकली फोकस किया गया था साउथ अफ्रीका में रहने वाले जो इंडियन या चाइनीज़ थे एशिया से, ठीक है, उन पे मेन फोकस किया गया था। जिसमें क्या था कि अगर आप इंडियन हो और ब्लैक हो तो आपको एक आइडेंटिटी रखनी पड़ेगी अपनी पहचान पत्र के तौर पे, ठीक है। अगर आपके पास वो है तो ठीक है, नहीं है तो जेल चलो, ठीक है। तो उस तरीके से कुछ एक कानून बनाया गया था, तो उसी के खिलाफ गांधी जी ने प्रोटेस्ट करा था 1906 में। तो 149 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1906। नेक्स्ट 150, हु लेड द अहमदाबाद लेबर स्ट्राइक ऑफ 1918? तो 150 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल 150 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल। तो वल्लभ भाई पटेल ने अहमदाबाद जो लेबर स्ट्राइक थी 1918 में जो हुई थी
उसकी अगुवाई की थी वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, 150 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी। एज पर ऑफिशियल आंसर की सी है, बट आई थिंक इसका आंसर डी होगा। तो जो मिल स्ट्राइक चली थी जिसमें जो मिल वर्कर थे उन्होंने बोला था कि वहाँ पे जो प्लेग फैला था उसकी वजह से, बीमारी फैलने की वजह से क्या हुआ था कि लोगों को लोग बोल रहे थे कि जो उनकी पे है, वेज है, उसको इंक्रीज़ किया जाए 50%। बट जो मिल ऑनर थे वो मान नहीं रहे थे इस बात को, तो गांधी जी ने उनका सहयोग किया था और उसके बाद 35% पे उसको डन किया गया था। तो आई थिंक इसका आंसर डी होना चाहिए, एम के गांधी। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है। नेक्स्ट 151, हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस इन 1939। तो 1939 में ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष कौन बने थे? 151 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 152, हु मेड द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन के बारे में किसने ये कहा था कि इट इज़ ए पोस्ट डेटेड चेक, यानी कि यह एक आगे की तारीख का चेक है। ठीक है, तो ये कहा था गांधी जी ने। तो ऑप्शन डी महात्मा गांधी इसका करेक्ट आंसर है। क्रिप्स मिशन थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ। ये लाया गया था 1942 में, किसके द्वारा? ब्रिटेन द्वारा। और इसके लिए जो भेजा गया था, जो सदस्य भेजे गए थे इंडिया, वो कौन थे? स्टेफर्ड क्रिप्स, तभी इसका नाम रखा गया था क्रिप्स मिशन। और इसमें मेन बात क्या थी कि इसमें भारत को युद्ध में सक्रिय सहयोग के लिए क्रिप्स जी को इंडिया भेजा गया था, ताकि भारत वाले विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन का साथ दे सके, तो इसीलिए भेजा गया था। बट फिर इसमें कुछ एक बातें कही गई थी इंडिया वालों के लिए कि आपको ये चीज़ें दी जाएगी, बहुत सारी बातें किए गए थे, बट उसमें कोई फिक्स्ड डेट नहीं थी। ठीक है, तो तभी गांधी जी ने कहा था कि यह एक आगे की तारीख का चेक है, यानी पोस्ट डेटेड चेक है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने कुछ एक शब्द अपने जोड़ दिए साथ में कि जिसका बैंक नष्ट होने वाला था। ठीक है, साथ में ये वाक्य जोड़ दिया, पोस्ट डेटेड चेक तो है, और उन्होंने क्या कहा कि जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने इसके साथ में। तो इसी के साथ हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस करे इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड, जो पूछे गए थे लेबर इंस्पेक्टर के एग्जाम में। नेक्स्ट आपके पास कुछ एक क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड, तो इनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आज हमने सिर्फ डिस्कस करा इंडियन हिस्ट्री पार्ट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच।